आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सब जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, या इसी को हम लोग संख्या प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम में बैठो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सी सेट हो, टेट हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है। और आज यहाँ पे नंबर सिस्टम को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस हिसाब से पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या पद्धति का क्वेश्चन आ जाए और हमसे छूटे न और गलत न, इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए हम जो है इस संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी छोटी बातों को सीखेंगे और एकदम नए पैटर्न, नए कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे ढंग से। तो क्लास पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को निरूपित करने का या संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसी सिस्टम को नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किन किन सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिएगा, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए आप डेसिमल सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। इसको दशमलव पद्धति भी बोलते हैं। आप बाइनरी सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। इसको द्विआधारी पद्धति कहते हैं। आप ऑक्टल सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। आप हेक्सा सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का प्रयोग हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं या इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है। हमारे मैथमेटिक्स में जिस चीज का प्रयोग होगा वो दशमलव पद्धति का प्रयोग होगा, यानी हमें जो पढ़ना है वो डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। हम बाइनरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, बाइनरी सिस्टम के क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होगा वो डेसिमल सिस्टम पे होगा, ठीक है। चलिए, डेसिमल सिस्टम की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यहां पे ये आती है कि दशमलव पद्धति में कुल कितनी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद बताइएगा दशमलव पद्धति में कुल 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जीरो से लेकर 9 तक की कुल 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। किसमें? डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति, ठीक है। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम किसी संख्या का निर्माण करते हैं। कोई छोटी से छोटी संख्या बनानी होगी तो भी इन्हीं संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और आप बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग करेंगे या बड़ी से बड़ी संख्या को बनाते हैं तो भी इन्हीं संख्याओं का ही प्रयोग करके बनाएंगे। इसके बाहर कोई संख्या ऐसी है क्या कि जिसका प्रयोग करके आप संख्या बनाते हैं? नहीं ना। तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम किसी संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने एक संख्या का निर्माण कर लिया 5789, ये एक संख्या है, 1000 तक की संख्या है। इसका जो निर्माण किया इन्हीं में से नंबर उठा करके हमने किया। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। इस पे 2 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। एक संख्या दे देगा और इस पर 2 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पहला चीज, फेस वैल्यू पर क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम लोग अंकीय मान बोलते हैं, या इसी को आप जातीय मान भी बोल सकते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है बताएंगे अभी।
और प्लेस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन बन सकता है। इसको स्थानीय मान बोलते हैं। प्लेस का मतलब होता है स्थान, इसको स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जान ले कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है। फेस का मतलब चेहरा, जो सामने से चेहरा है वही अंदर से भी है। ठीक है, अब समझिएगा, फेस मतलब जो हमें सामने से दिख रहा है वही उसका स्वरूप भी है, वही उसका रूप भी है। जैसे मैं कहूं कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो हमें सामने से 9 दिख रहा है तो इसकी फेस वैल्यू भी 9 होगी। हमें सामने से 8 दिख रहा है, इसकी फेस वैल्यू भी 8 होगी। हमें ये 7 दिख रहा है, इसकी फेस वैल्यू भी 7 होगी। हमें ये 5 दिख रहा है, इसकी फेस वैल्यू भी 5 होगी। तो जो ये दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत आसान। अब बात आती है कि प्लेस वैल्यू क्या होगा। यदि मैं 9 की प्लेस वैल्यू पूछूं आपसे तो आप कह सकते हैं कि सर ये 9 तो इकाई के स्थान पे है। यदि मैं 9 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर ये 9 तो इकाई के स्थान पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 9 ही होगा। यदि मैं 8 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो 8 की प्लेस वैल्यू यानी 8 का स्थानीय मान, तो 8 दहाई के स्थान पर, दहाई का मतलब 10, तो 10 में कितना जीरो होता है, 1 जीरो, इसके आगे 1 जीरो बैठा देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा, यानी 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। यदि मैं 7 का स्थानीय मान पूछूं, 7 का स्थानीय मान पूछूं तो 7 सैकड़े के स्थान पर बैठा है, और सैकड़ा यानी 100, 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, यानी यहाँ पे हम 2 जीरो बैठा देंगे, ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। यदि मैं 5 का स्थानीय मान पूछूं तो 5 का स्थानीय मान बताने के लिए आप 5 के आगे कितना जीरो लगाना होगा, 3 जीरो लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है 1000 के स्थान पर बैठा है, और 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का स्थानीय मान 9, 8 का स्थानीय मान 80, 7 का स्थानीय मान 700, 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं बोलूं कि 5 और 7 के स्थानीय मानों में कितने का अंतर है, तो 5000 में से 700 घटा दीजिए। मैं बोलूं 7 और 8 के स्थानीय मानों में कितने अंतर है, तो 700 में से आप 80 घटा दीजिए। मैं बोलूं कि 8 और 9 के स्थानीय मानों में कितने का अंतर है, तो 80 में से आप 9 घटा दीजिए। मैं बोलूं कि 5 और 7 के स्थानीय मानों का योग कितना है, तो 5000 में आप 700 जोड़ करके योग बता दीजिए। 7 और 8 के स्थानीय मानों का योग कितना है, तो आप 700 में 80 जोड़ दीजिए। 8 और 9 का स्थानीय मानों का योग कितना है, तो आप 80 और 9 को जोड़ दीजिए। तो स्थानीय मान और जातीय मान यदि आप जान गए तो आप इस पर आधारित क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। इस पे मैं सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपके पीडीएफ में भी इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा, आप वहां से आराम से प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दशमलव पद्धति को क्लियर किया कि दशमलव पद्धति में कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। उसके बाद इसको लेकर के हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को भी क्लियर कर लिया कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, अब हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहीं से हमें जानने को मिलेगा कि संख्याओं का स्वरूप क्या है, किस संख्याओं को क्या क्या कहा जा सकता है, कौन सी संख्या किस किस कैटेगरी में रखी जा सकती है, ये सब चीजें हमें यहां से जानने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे जाने से पहले मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूं, या एक चीज आप जानते भी होंगे। जैसे मैं इस धरती की बात करूं, इस पृथ्वी की बात करूं, तो इस पृथ्वी पे ऐसे हैं कुछ जीव जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है, महसूस भी करते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, तालाब में के जंतु, ये सब जो है जीवित प्राणी है। तो कुछ ऐसे जीवित प्राणी हैं जो इस धरती पर नहीं रहते। कट। अब हम लोग संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। संख्याओं के वर्गीकरण का मतलब हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये संख्या पद्धति का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां से हमें इस संख्याओं के स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा। कट।
अब हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि संख्या पद्धति का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां से हमें संख्याओं का स्वरूप जानने को मिलेगा, कौन सी संख्या किस कैटेगरी में आती है, किस संख्या को हम क्या क्या कह सकते हैं, वो सब जानने को हमें यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे जीवित प्राणी हैं जो इस धरती पर रहते हैं। जीवित प्राणी को दो पार्टों में हमने बांट दिया। यदि हम प्राणियों की बात करें तो जीवित प्राणियों को दो पार्टों में बांट दिया गया। कुछ ऐसे प्राणी जो इस धरती पर रहते हैं, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी जो इस धरती पर नहीं रहते, जैसे कि एलियन। इस धरती पर जो प्राणी रहते हैं, इस धरती पर जो जीव जंतु रहते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। लेकिन एलियन जो इस धरती पर नहीं रहते, ना तो उनको आपने देखा है, ना तो मैंने देखा है। ठीक है, लोग कहते हैं एलियन ऐसा होता है, वैसा होता है। किसी ने एलियन को देखा नहीं है, वो सिर्फ कल्पनाओं में है, वो सिर्फ कल्पनाओं में, उसका हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से संख्याओं के वर्गीकरण को भी हम लोग संख्या को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसी संख्या जिन्हें हम महसूस करते हैं और देखते हैं, जिन्हें हम रियल नंबर यहां पे बोलते हैं, या वास्तविक संख्या। इन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो समझ लीजिए धरती पर रह रही हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारे आंखों के सामने होती है। लेकिन एक ऐसी संख्या जो इस धरती पर नहीं रहती, जो हमारी कल्पनाओं में है, हमारे ख्वाबों में है, उन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इन्हें आप एलियन भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, संख्या का वर्गीकरण दो पार्ट में, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, जो काल्पनिक संख्या होता है वो एलियन की तरह ही सिर्फ हमारे कल्पनाओं में है, ख्वाबों में है, इसका कोई रूल नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इसे हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पूरी संख्या होती है वो हमें वास्तविक संख्या में मिलती है। जैसे कि मैं कहूं इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक में जितनी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्या कहलाती है। इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट के बीच में जितनी सारी संख्या आ जाएंगी, दशमलव भी आ जाएगा, 1 2 3 4 0, सारी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्या की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या के दो भेद होते हैं। ठीक है, देखिए पहला डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या, और दूसरा दशमलव संख्या और पूर्णांक। ठीक है, इन्हीं दोनों को मिला करके पूरा वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम दशमलव संख्या की बात करेंगे। दशमलव संख्या में भी दो तरह के नंबर आते हैं। यदि मैं पहले की बात करूं तो मैं कह सकता हूं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, और दूसरे की बात करूं तो अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव संख्या के दो भिन्न होते हैं। दशमलव भिन्न एक चैप्टर है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पे बार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी तमाम तरीके के क्वेश्चन हम लोग दशमलव वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे केवल हमें थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि दशमलव संख्या के कितने भेद होते हैं, इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं और वो किससे क्या रिलेट करते हैं। ठीक है,
दशमलव संख्या के दो भिन्न, पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त। पुनरावृत्त को ही हम लोग जो है रिपीटिंग नंबर कहते हैं, यानी जो नंबर रिपीट करे, दशमलव के बाद जिन संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति न हो और वो चलता रहे उसे हम अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, पुनरावृत्त जो दशमलव भिन्न होता है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है, और अपुनरावृत्त जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है। और इसी पुनरावृत्त को हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब इस सब मैं बताऊंगा। और अपुनरावृत्त को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, पुनरावृत्त क्या है, अपुनरावृत्त क्या है, कैसे टर्मिनेटिंग है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे इसको परिमेय कहते हैं, कैसे इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये सब अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव जो हमें दिखता है वो कितने प्रकार से दिखता है, कितने तरीके से दिखता है। एक तो आप ये कह सकते हैं कि 0.5, ये भी क्या है, दशमलव है। मतलब एक दशमलव संख्या ऐसी होती है जिसमें दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद क्या होता है, संख्या समाप्त हो जाती है। ठीक, एक दशमलव ऐसा होता है जिसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे मान लीजिए 6 6 6, और ये जाता रहता है। एक दशमलव ऐसा होता है जिसमें दशमलव के बाद कुछ संख्या की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे 0.5 7। एक दशमलव ऐसा भी देखने को मिलता है जिसमें दशमलव के बाद कुछ की पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन कुछ की पुनरावृत्ति नहीं होती। एक दशमलव ऐसा भी दिखता है जिसमें दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती और वो समाप्त भी नहीं होते, खत्म भी नहीं होते, वो चलते जाते हैं। इस 4 तरीके का हमें दशमलव देखने को मिलता है। पहला, जिसमें दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद संख्या समाप्त हो जाती है। दूसरा, जिसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है या कुछ संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है। एक दशमलव ऐसा होता है जिसमें दशमलव के बाद कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे देखिए इसमें 7 की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। एक दशमलव ऐसा होता है जिसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती और वो टर्मिनेट भी नहीं होता, समाप्त भी नहीं होता, वो चलता जाता है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे बताया कि दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपने 4 प्रकार का देखा। अब इन्हीं को इसमें रखना है तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से दशमलव को हम कहां कहां रख सकते हैं, यही आपको यहाँ पे बताना है। जैसे पहले इसको बताइए, इसमें संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको क्या हम यहां रख सकते हैं, पुनरावृत्ति में रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं, यानी 0.666, इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें भी दशमलव के बाद 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, भले कुछ की नहीं हो रही लेकिन कुछ की तो हो रही है। मतलब कुछ ऐसे नंबर हैं जो रिपीट फॉर्म में है, यानी पुनरावृत्ति में है, तो पुनरावृत्ति में है तो इनको हम यहाँ पे ला करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.577। ठीक, अब क्या इसको हम यहां पे लाके रख सकते हैं, एकदम नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर की पुनरावृत्ति या कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये आपका चलता जा रहा है। इसलिए इस टाइप के दशमलव भिन्न को हम पुनरावृत्ति में न रख करके अपुनरावृत्ति में रखें। ठीक है, यानी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.53712384, ये जो भी है। ठीक, तो ये दोनों आपने देखा कि ये पुनरावृत्ति में रखे गए, पुनरावृत्ति वाले कैटेगरी में आ गए। इसको आपने देखा कि अपुनरावृत्ति की कैटेगरी में आ गया।
ये जो 0.5 बचा है ये किस कैटेगरी में आएगा? तो आप सोचिएगा थोड़ा सा, क्या इस 0.5 के बाद यदि मैं 0 बढ़ा दूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी ये 0.5 था, अभी भी ये 0.5 ही है। 1 0 बढ़ाऊं, 2 0 बढ़ाऊं, 3 0 बढ़ाऊं, 4 0 बढ़ाऊं, चाहे अनंत तक मैं 0 बढ़ा दूं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी ये 0.5 था, अभी भी ये 0.5 है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि इसमें 0 की पुनरावृत्ति हो रही है? इसलिए जब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 0 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 0.5 को भी पुनरावृत्त वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहां से क्लियर हुआ कि दशमलव भिन्न 4 तरीके का नहीं बल्कि दशमलव भिन्न 2 ही तरीके का होता है, एक तो पुनरावृत्त और एक अपुनरावृत्त। ये क्लियर हुआ। अब बात यहां पे आती है कि यदि पुनरावृत्त है तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? तो समझिएगा, जो भी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होंगे वो टर्मिनेट किए जा सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे 0 0 0 0 है, तो क्या इस 0 को मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ? क्या इसको मैं समाप्त कर सकता हूँ? एकदम समाप्त कर सकता हूं। यदि मैं इस 0 को हटा भी दूं तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 0 को समाप्त कर दिया, क्या मैं यहाँ पे इस 6 को भी समाप्त कर सकता हूँ? एकदम समाप्त कर सकता हूं। इस 6 को भी मैं टर्मिनेट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे इस 6 के ऊपर क्या लगाना होगा? एक डैश का चिन्ह लगाना होगा, जिसको हम लोग गणित की भाषा में बार बोलते हैं। अभी दशमलव भिन्न के चैप्टर में इस बार पे हम लोग खूब क्वेश्चन करेंगे, ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि हम इसको भी टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर ये डैश का यानी बार का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं इस 7 को टर्मिनेट कर सकता हूँ? इस 7 को भी मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। इस 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इस 7 को भी मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस 7 के ऊपर भी क्या लगाना होगा? ये बार का चिन्ह लगाना होगा। ठीक, लेकिन क्या मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं? 5 3 7 1 2 3 जो भी है, इसको मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता, इसको मैं समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे आपने एक चीज देखा कि जितने भी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न थे वो टर्मिनेट किए जा सकते हैं, और जितने अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यहां से आपने इन दोनों बातों को क्लियर कर लिया। अब बात आती है कि हम इनको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कैसे रख सकते हैं। तो समझिएगा, परिमेय और अपरिमेय का मतलब क्या होता है, यहां पे आप इस चीज को देखिएगा। जैसे हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। ठीक, हम 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार को यदि हम लिखना चाहें तो 6/9 लिख सकते हैं। ये 0.6 बार को हमने 6/9 क्यों लिखा, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा रहता है हम बटे में उतने 9 लिखते हैं। 9 कहां से आता है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आप ये देखना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा रहता है उतनी संख्या के नीचे हम लोग बटे में जो है उस संख्या के नीचे बटे में 9 लिखते हैं। यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा तो 1 9, यदि 2 संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा रहता है, जैसे हमने लिख दिया 0.35 के ऊपर बार, तो इसको यदि हमें भिन्न में बदलना होता तो हम 35/99 यानी 2 9 लिखना पड़ता, क्योंकि संख्या कितनी है? 2 है, जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 9 लिखना पड़ा। ठीक है, तो इसको भी मैं भिन्न में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं भिन्न में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं भिन्न में लिख सकता हूँ, लेकिन इसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते। ठीक है, भिन्न का मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q के फॉर्म में जो भी लिखा जाएगा वो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ही लिखा जाएगा, और पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। और आपको मालूम होगा कि जिस भी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं वो सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी मैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में अलग से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बस एक चीज जान लीजिएगा कि जितने भी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होते हैं वो सब के सब टर्मिनेट किए जा सकते हैं, और यदि जितने भी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।